नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है औलाद का तमाचा, माँ बाप का जवाब। दोस्तों, हम आए दिन इस तरह की घटनाएं अपने आसपास महसूस करते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप को अक्सर बुढ़ापे में बेघर कर देते हैं। या तो वह अकेले रहते हैं या उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपका आत्मसम्मान और हुनर जिंदा है तो आप किसी भी उम्र में दूसरों के मोहताज नहीं बन सकते। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने स्वाभिमान और हुनर को मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रामेश्वर और सरोज दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या की तरह जी। खेत की मेड़ों पर झुकी हुई रामेश्वर का पसीना और चूल्हे की आंच में तपती सरोज की हथेलियाँ, इन्हीं से उन्होंने अपने बेटे संदीप की भविष्य की नींव रखी थी। संदीप उनकी आंखों का तारा था। गरीब परिवार होते हुए भी रामेश्वर जी ने कभी यह नहीं सोचा कि बस खेत संभाल लेगा तो काफ़ी है। नहीं, वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर शहर में अपना नाम बनाए, इज्जत पाए। सरोज जी अक्सर कहती, रामू जी, हम भूखे रह लेंगे पर अपने संदीप को कभी किताबों से दूर नहीं होने देंगे। और रामेश्वर जी मुस्कुराकर जवाब देते, हाँ सरोज, बेटा ही तो हमारी पूंजी है, हमारी मेहनत ही उसका सहारा बनेगी। कभी खेत बेचकर फीस भरी गई, कभी गेहूं धान का हिस्सा गिरवी रखकर किताबें खरीदी गई। दिन रात के संघर्ष के बाद वह घड़ी भी आई जब संदीप की नौकरी लगी। वह शहर के एक बड़े ऑफिस में काम करने लगा। उस दिन गांव भर में मिठाइयाँ बटी। रामेश्वर जी की आंखें भर आई, मानो सारे संघर्ष का मोल मिल गया हो। देखा सरोज, अब हमारी संदीप को किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने गर्व से कहा। कुछ सालों में ही संदीप की शादी भी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। बारात ऐसे निकली कि गांव भर में चर्चा हुई। रामेश्वर का बेटा तो आज राजा लग रहा है। पर समय के साथ वह राजा अपने ही माता पिता से दूर होता चला गया। शहर की चमक दमक, ऊंची गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी पार्टियों ने उसकी आंखों से वह ममता छीन ली जो कभी हर सुबह सरोज के हाथों बने पराठे में दिखती थी। बहू भी उसी माहौल की परछाई बन गई। अब उनके बेटे बहू की दुनिया थी शान शौकत, पैसे की भूख और समाज में दिखावा। और इधर गांव के कोने में बैठा वह जोड़ा रामेश्वर जी और सरोज जी अब भी अपने बेटे के आने की राह देखता रहा। संदीप और उसकी पत्नी सपना ने गांव जाकर बहुत प्यार से रामेश्वर जी और सरोज जी को शहर बुलाया। उन्होंने कहा था, माँ पापा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, खेती बाड़ी छोड़ दीजिए। हम शहर में रहते हैं, आपको भी हमारे साथ रहना चाहिए। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर है, आराम है, गांव की तकलीफ़ें क्यों सहनी। उन मीठी बातों को सुनकर दोनों बुजुर्गों का हृदय पिघल गया। उन्हें लगा सचमुच अब उनका बेटा बहू उन्हें सहारा देंगे, बुढ़ापे में साथ देंगे। लेकिन जैसे ही वे शहर के उस चमचमाते फ्लैट में पहुंचे, धीरे धीरे असली तस्वीर खुलने लगी। शुरू में थोड़ी इज्जत दी गई, पर कुछ ही दिनों बाद संदीप और सपना का व्यवहार बदल गया। सरोज जी से बहू कहती, माँ जी, नौकर रखेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, आप तो वैसे भी खाली रहती हैं, थोड़ा बहुत काम कर लिया करें। फिर उन्हें सुबह से शाम तक किचन में खपाया जाने लगा। रामेश्वर जी से संदीप कहता, पापा, आप तो गांव में भी सब्जी भाजी का काम करते थे, अब यहाँ मंडी से ले आया कीजिए। और बूढ़े पिता गर्मी सर्दी धक्के खाते, थैले ढोते लौटते। अगर कभी कुछ काम ठीक से ना हो पाता
तो बहू ठंडी तानों में कह देती, गांव से आए हो, शहरी तौर तरीके कहाँ समझोगे। कभी मेहमानों के सामने दिखावे को वे माता पिता को आदर से माँ जी पापा जी कहकर बुलाती, पर अंदर कमरे में वही ताने, वही डांट, वही उपेक्षा। उनका रवैया ऐसा था मानो माँ बाप कोई घर के सदस्य नहीं बल्कि मुफ्त के नौकर हों। धीरे धीरे रामेश्वर जी और सरोज जी समझने लगे कि उन्हें बेटे बहू ने शहर में लाड़ दुलार के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा और काम निकलवाने के लिए बुलाया है। उनके दिल पर रोज छोटी छोटी चोटें पड़ती, कभी अपमान, कभी उपेक्षा और कभी कटाक्ष के रूप में, लेकिन फिर भी वे चुपचाप सब सह रहे थे, क्योंकि उनका दिल आज भी अपने बेटे और बहू के लिए प्यार और अपनापन ही चाहता था। उस रात संदीप और सपना ने अपने आलीशान घर में बड़ी पार्टी रखी थी। ड्राइंग रूम झूमर की रोशनी से जगमगा रहा था। महंगी क्रोकरी में ड्रिंक्स और स्नैक्स सजाए गए थे। ऑफिस के लोग, सोसाइटी के दोस्त, सब सूट बूट और गाउन में सजे खड़े थे। इसी बीच दरवाजे से अंदर आते ही रामेश्वर जी और सरोज जी। रामेश्वर जी सफ़ेद धोती कुर्ता, कंधे पर हल्का गमछा, सरोज जी साधारण सूती साड़ी में, माथे पर बिंदी और हाथ में पूजा की माला। माँ की आंखों में खुशी थी। बाबू, आज तुम्हारा घर जगमगा रहा है, लगता है जैसे कोई त्योहार हो। सपना सकपका गई। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। माँ जी, पापा जी, आप लोग ऐसे ही आ गए? कम से कम कपड़े तो ठीक कर लेते। ये कोई गांव की चौपाल नहीं है, पार्टी है। रामेश्वर जी मुस्कुराए। अरे बहुरानी, कपड़े की क्या चिंता, अपना ही घर है और लोग तो अपने ही होंगे ना। मेहमानों ने फुसफुसाहट होने लगी। पार्टी में खड़े कुछ लोग बुदबुदाने लगे, ये कौन है? लगता है संदीप के माँ बाप होंगे। ओहो माय गॉड, कितने देहाती लग रहे हैं। अरे इन्हें देखकर तो लगता है जैसे सीधे खेत से आ गए हों। कोई हंस पड़ा। यार, पार्टी में गमछा, ये तो कमाल है। वैसे तो संदीप बड़ी सेखी बघारता है, जैसे किसी रईस खानदान से आया हो। रामेश्वर जी मासूमियत से आगे बढ़े और एक मेहमान से बोले, बेटा तुम क्या काम करते हो? मेहमान ने हंसते हुए कहा, अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। रामेश्वर जी ने भोलेपन से कहा, अरे वाह, तो मतलब तुम वही करते हो जो टीवी में कंप्यूटर वाले करते हैं। मेहमानों की भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक दोस्त ने कहा, संदीप तुम्हारे पापा तो गजब के कॉमेडियन हैं। सपना चेहरा लाल करके अंदर चली गई और संदीप से बोली, बस अब और बर्दाश्त नहीं। देख रहे हो सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने हमें सोसाइटी में नाक कटवा दी। संदीप ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, हाँ सपना, सही कह रही हो। अगर इन्हें यहाँ रखना है तो हमें बार बार जलील होना पड़ेगा। संदीप की पत्नी आधुनिक कपड़ों में सजी ऊंची आवाज़ में बोली, माँ जी, पिताजी, अब हमें आपकी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। इसके शब्द तीर बनकर सरोज जी के दिल में उतर गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो बस तुम्हारे साए में थोड़ा सुकून चाहते हैं। लेकिन बहू ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, सुकून? हमारे लिए आप बोझ हैं। हमें आपके लिए न समय है न जगह। बेहतर होगा आप लोग गांव लौट जाएं। रामेश्वर जी ने बेटे की ओर देखा। शायद उन्हें विश्वास था कि संदीप माँ का हाथ थाम लेगा और कहेगा, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। पर संदीप ने आंखें नीची करते हुए कठोर स्वर में कहा, माँ, पापा, अब हम बच्चे नहीं रहे।
हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए। आप लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह सुनकर सरोज जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बेटा, हम तुम्हारे लिए भूखे सोए अपना सब कुछ बेच दिया और आज तुम ही कह रहे हो कि हमें छोड़ दो। रामेश्वर जी का गला भर आया, लेकिन वे चुप रहे। उनका मौन चीखों से भी ज़्यादा दर्दनाक था। बहू ने नौकर को इशारा किया और बोली, इनका सामान स्टेशन तक पहुंचवा देना। और सचमुच मोहल्ले और रिश्तेदारों की आंखों के सामने उनका छोटा सा बक्सा बाहर लापटका। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, देखा कैसे अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद से तो संतानहीन रहना अच्छा है। किसी ने ताना कस दिया, ऐसी औलाद से तो संतानहीन रहना अच्छा है। रामेश्वर जी की आंखें भर आई, मगर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनका मौन उनके टूटे हुए दिल का आईना था। धीरे से उन्होंने सरोज जी का हाथ थामा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहने लगे, चलो सरोज, अब यह घर हमारा नहीं रहा। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की सबसे गहरी चोट उन्हें अपने ही घर से मिली। दरवाजे से निकाले जाने के बाद बक्सा लेकर और आंखों में आंसू भरकर रामेश्वर जी और सरोज जी सन्नाटे में बस स्टैंड तक पहुंच गए। रात भर ठंडी बेंच पर बैठे रहे, मानो जिंदगी की सारी थकान एक ही पल में उतर आई हो। सुबह होते ही दोनों ने अपने गांव की ओर रुख किया। क्या करना है इसका उन्हें खुद भी नहीं पता था। संयोग की बात है, वहीं मंडी में सब्जियां देखते हुए अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे रामेश्वर, तुम यहाँ? रामेश्वर जी ने पलटकर देखा तो सामने उनका बचपन का मित्र धनीराम खड़ा था। कभी का साधारण किसान, अब एकदम बदला हुआ व्यक्तित्व। चेहरे पर आत्मविश्वास, कपड़ों में सादगी और चारों ओर लोगों का सम्मान। आंखें नम हो गई। दोनों ने गले लगकर सालों का बिछोह मिटाया। सरोज जी भी भावुक हो उठी। सारी बातें जानने के बाद जब धनीराम ने रामेश्वर जी की हालत देखी तो बोला, भाई चिंता छोड़ो, दुख ज़्यादा देर टिकता नहीं है। मैं आज जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने में कितनी ठोकरें खाई है, पर एक चीज़ ने मुझे संभाले रखा, मेहनत और ईमानदारी। रामेश्वर जी ने धीमे स्वर में कहा, धनीराम, हमारी तो पूरी ज़िंदगी मेहनत में बीती है, पर अब उम्र हो चली है और ऊपर से यह अपमान। धनीराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, तुम्हें अब नई शुरुआत करनी होगी। मैं अब जैविक खेती करना चाहता हूँ। रसायन छोड़कर देसी बीज और गोबर खाद से ऐसी फसल उगाई है कि शहर वाले दोगुने दाम देकर खरीदते हैं। यही वजह है कि आज मेरे पास इज्जत भी है और सुख भी। और तुम्हें तो खेती का अनुभव बचपन से है, बस तरीका बदलना होगा, बाकी सब मैं सिखाऊंगा। सरोज जी ने हिचकिचाकर कहा, पर भाई साहब, अब तो हमारे पास तो एक ही खेत है और कोई साधन भी नहीं है। धनीराम जी मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे पास ईमानदारी और हिम्मत है, वही काफ़ी है। बाकी खेत भी मेरा, साधन भी मेरे। आओ मेरे गांव और मेरी देखरेख में सीखो, फिर देखना वही लोग जो तुम्हें बोझ समझकर निकाल रहे हैं, कल तुम्हारी मिसाल देंगे। रामेश्वर जी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने सरोज जी की ओर देखा और कहा, शायद भगवान ने हमें यह रास्ता दिखाने के लिए ही घर से निकाला है और इसी तरह अपमान और आंसुओं से टूटा हुआ जोड़ा एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाता है। धनीराम के गांव पहुंचते ही रामेश्वर जी और सरोज जी को लगा मानो फिर से जिंदगी मिल गई हो। मिट्टी की महक, पक्षियों की आवाज़, पशुओं की घंटियों की टनटनाहट, यह सब उनके अपनेपन का एहसास दिलाने लगा। पर अब की बार हालात कुछ और थे। खेती वही थी, लेकिन तरीका बिल्कुल नया।
धनी राम ने उन्हें जैविक खेती करने का हर रहस्य समझाया। कैसे गोबर और मूत्र से खाद बनती है, कैसे नीम की पत्तियों से कीटनाशक तैयार होते हैं, कैसे मिट्टी को जहर मुक्त कर उसकी असली ताकत वापस लाई जाती है। रामेश्वर जी का अनुभव अब इस नए ज्ञान से जुड़कर चमत्कार करने लगा था। वे सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाते और देर रात तक काम करते। सरोज जी भी उनके साथ रहती। खेत में काम, घर में गाय संभालना, खाद तैयार करना, दोनों बूढ़े शरीर थक जाते, लेकिन दिल में जोश था। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। पहली फसल जब तैयार हुई तो गांव और शहर के लोग दंग रह गए। गेहूं की बालियां सुनहरी थी, सब्जियां ताज़ा और खुशबूदार। शहर से व्यापारी खुद आकर खरीदने लगे और दोगुना दाम देकर ले गए। धीरे धीरे उनकी मेहनत के चर्चे पूरे ज़िले में फैल गए। किसान उनसे सीखने आने लगे। कृषि विभाग तक में उनके नाम की गूंज पहुंची। अखबारों में नाम छपा। गांव का बुजुर्ग किसान जैविक खेती से बना नई पीढ़ी के लिए मिसाल। जब भी लोग पूछते, रामेश्वर ये सब कैसे किया, वह नम्रता से कहते, हमारे पास धन नहीं था, बस अनुभव और सच्चाई थी। मिट्टी माँ है, अगर उसे प्यार दो तो वह सोना उगलती है। धीरे धीरे उनके खेत ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी जिले का सम्मान बन गया और समाज चौंक कर कहने लगा, अरे ये वही लोग हैं ना जिन्हें उनके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। देखो आज इनकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। सरोज जी की आंखों में हर बार आंसू आ जाते, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि आत्मसंतोष और गर्व के थे। समय का पहिया घूम चुका था। जिन माता पिता को कभी बेटे बहू ने मोहल्ले के सामने अपमानित कर घर से निकाल दिया था, वही आज जिले के सबसे बड़े सम्मानित किसान बन चुके थे। उनकी जैविक खेती इतनी सफल हुई कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने न केवल करोड़ों की संपत्ति बना ली बल्कि सैकड़ों किसानों को रोजगार और प्रशिक्षण भी दिया। उनका नाम अब दूर दूर तक गूंजता था। टीवी चैनल पर इंटरव्यू, अखबारों में तस्वीरें और समाज में इज्जत। सरोज जी अक्सर कहती, रामेश्वर जी, ईश्वर ने हमें देर से सही पर न्याय जरूर दिया। रामेश्वर जी मुस्कुराते, हाँ ये सब मिट्टी का आशीर्वाद है और मेहनत का फल। इधर संदीप और सपना का हाल बद से बदतर हो चुका था। गैर कानूनी धंधों, कर्ज और ऐशो आराम की आदतों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। बैंक और सूदखोर दोनों उनके पीछे पड़ गए थे। घर गिरवी हो चुका था, गहने बिक चुके थे और मोहल्ले वाले अब उन्हीं पर ताना मारते थे जिन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया था। देखो आज कैसे दर दर भटक रहे हैं। थके हारे, टूटे और लज्जित संदीप ने आखिर एक दिन हिम्मत जुटाई। वह अपनी पत्नी के साथ माता पिता के पास पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर कांपती आवाज़ में बोला, पिताजी, माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे बड़ी भूल हो गई थी। आज समझ आया कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत होता है। सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, माँ जी, हमने आपका दिल दुखाया, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। भीड़ जमा हो गई थी। वही समाज जिसने कभी ताने मारे थे आज सांस थामकर यह दृश्य देख रहा था। रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर कठोरता और करुणा दोनों थे। बेटा, जब तुमने हमें घर से निकाला था तब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, लेकिन उस दर्द ने ही हमें ताकत दी। हमने मिट्टी को अपनाया और वह हमें फल देती गई। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक पिता का दिल टूटने के बाद जो खालीपन रह जाता है उसे भरने में वक्त लगता है। सरोज जी की आंखें डबडबा आई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे का सिर सहलाया और कहा, गलतियों से ही इंसान सीखता है। हमें दुख तो है, लेकिन माफ़ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जैसे ही माँ ने बेटे को गले लगाया,
पूरा माहौल भावुक हो उठा। समाज ने ताली बजाकर इस क्षण को सम्मान दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।